नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर समीकरण कैसे बदल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में कड़ी टक्कर हो रही है, जिसमें आज योगी आदित्यनाथ ने सपा की पोल खोल दी है। इसके बाद आपको बताएंगे एक मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री मिली है और इसका कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आ रहा है। दर्शकों, ऐसी भी संभावना है। इसके बाद आपको बताएंगे कंगना रनौत को किसने सर तन से जुदा करने की धमकी दी, किसने रेप की धमकी दी, और आखिर में बताएंगे कांग्रेस की हिमाचल सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं। और दर्शकों, आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर है भगवा वर्सेस लालटोपी। ये जंग उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है दर्शकों, और उपचुनाव के लिए समीकरण बदले जा रहे हैं। लेकिन इस कड़ी टक्कर का आज हमने पूरा एक्सरे किया है, आप कहीं मत जाइएगा, बताते हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी दंगल होने वाला है। शतरंज की सियासी बिसात सज चुकी है दर्शकों, और मोहरों पर दांव लगाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में आए नतीजों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा होमवर्क कर लिया है अपना। 10 की 10 सीटें जीतने के लिए योगी ने ऐसा प्लान तैयार किया कि दो लड़कों की जोड़ी शायद ही कमाल कर पाए। लोकसभा चुनाव में तो कमाल कर दिया था, लेकिन यह जोड़ी अब चारों खाने चित हो सकती है। सीएम योगी थे तो कानपुर में, लेकिन आज उन्होंने लखनऊ के साथ ही कन्नौज और अयोध्या वाली वो गलती अखिलेश यादव को याद दिला दी है जो शायद अखिलेश ने भी नहीं सोची होगी। दर्शक, क्या हुआ था इन तीनों जगह पर दिखाता हूं दर्शकों। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी के कारनामे याद दिलाए। पहला कारनामा अयोध्या का। आपको पता है, मोहित खान समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी रेप का आरोप लगा, योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की। दूसरा कारनामा लखनऊ का। देखा था आपने बारिश में कैसे एक दंपत्ति को परेशान किया गया था। और तीसरा कारनामा कन्नौज का। यह भी सपा का करीबी रहा दर्शक, और इसलिए आज इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन क्या कहा लाल टोपी के बारे में, सुनवाते हैं आपको। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। तो सुन लिया दर्शकों आप, लेकिन भगवा और लाल टोपी की जंग यहां रुकने वाली नहीं, क्योंकि इसमें जीत और हार की तमाम कोशिश की जाएगी, जंग लड़ी जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पहला वार कर दिया है, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नवाब ब्रांड लखनऊ में देखा कि गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। अयोध्या के अंदर समाजवादी पार्टी का एक नेता बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। कानपुर में होने के बाद सीएम योगी की जुबान पर इन 3 शहरों का नाम यूं ही नहीं था। इसके पीछे वजह थी, क्योंकि इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और योगी समाजवादी पार्टी का इतिहास याद दिलाकर लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सपा के सियासी जाल में ना फंसे। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं
इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। कन्नौज का नवाब कांड सभी को याद है। किस तरह समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह ने एक नाबालिग के अस्पत से खिलवाड़ किया, जिसकी चर्चा हर तरफ हुई। लेकिन सपा नेता के काले कारनामों पर बोलने और एक्शन लेने के बजाय अखिलेश एंड पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि डीएनए और नार्को टेस्ट का राग अलापते रहे। तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। सीएम योगी आज फुल फॉर्म और एक्शन में थे। रह रहकर अखिलेश यादव को उनकी पार्टी की हिस्ट्री याद दिलाते रहे, अखिलेश यादव की गलती गिनवाते रहे जो अखिलेश यादव को सुधारना चाहिए थी, और बताया कैसे सपा के नेता लखनऊ घटना पर एक्शन के बजाय समर्थन करते दिखे। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। अपराधियों को संदेश भी दिया कि अब अपराधी बचेंगे नहीं। इस दौरान धर्म नगरी अयोध्या में हुए अधर्म का जिक्र करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर प्रहार किया। समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने 20 सालों में अखिलेश यादव की संपत्ति में हुए इजाफे पर भी हमला बोला। 2004 में अखिलेश यादव की संपत्ति 2.4 करोड़ थी और 2024 में 39 करोड़ हो गई, यानी 20 सालों में 1500% का इजाफा हुआ। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव की गलतियों के साथ ही पूरी समाजवादी पार्टी के पोल पट्टी खोलकर लोगों के सामने रख दी। और जो अखिलेश यादव लोकसभा के नतीजों के बाद से गदगद थे, अब विधानसभा चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। बिल्कुल आसान नहीं रहेगा दर्शकों, बिल्कुल भी नहीं। 2017 में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, उसके बाद से ही उनके एजेंडे में 3 ही चीजें सबसे ऊपर रही। पहला सनातन, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा महिला सुरक्षा। पिछले 7 सालों में इन्हीं तीनों चीजों पर योगी सरकार ने काम किया और उत्तर प्रदेश की तस्वीर वो बदल रहे हैं। बीजेपी तो दावा करती है कि सपा सरकार में गुंडे बदमाशों को संरक्षण मिला हुआ था। सोच लीजिए आप, लेकिन अब दौर बदल चुका है और इस सरकार में संरक्षण नहीं बल्कि हिसाब होता है बुलडोजर से। और अपराधियों को उनके किए की सजा देने के लिए योगी सरकार ने यूपी पुलिस में 20% महिलाओं की नियुक्ति का फैसला भी किया है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि सपा का जो शासन था वहां गुंडई होती थी और वो सबने देखी। लेकिन अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख युवाओं की भर्ती की जाएगी, बड़ा ऐलान किया। इसमें 20% महिलाएं होंगी, 20% महिलाएं जो सपा के सौदे और गुंडों का इलाज करेंगे। दर्शक जान लीजिए आप, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। लेकिन इतना ही नहीं दर्शक, योगी की महिला ब्रिगेड कैसी रहने वाली है और कितनी शक्ति से भरी हुई रहेगी, मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शक। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी एकल पुलिस फोर्स होगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है? 3,10,000।
वर्तमान में इसमें 37,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। ये जो आप देख रहे हैं योगी की ब्रिगेड, 35,000 महिलाएं हैं नागरिक पुलिस, और 2 साल में 1 लाख युवाओं की भर्ती होगी। और मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता रहा हूं, 20% महिलाओं को पुलिसकर्मी बनने का मौका मिलेगा। पुलिस में शामिल होने से महिलाएं सशक्त होंगी, और जैसा हमने बताया, शौहदों और मंचलों को सबक सिखा पाएंगे महिलाएं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, समाजवादी पार्टी के नेता महिलाओं अपराध में आगे चल रहे हैं, उन पर कैसे कार्रवाई हो रही है यह भी योगी आदित्यनाथ ने बताया। महिलाओं को सशक्त बनाने की बात भी कही, सुनवाते हैं आप। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए, इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सौदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। देख लिया दर्शकों आपने, ये हैं वो लाल टोपी के कारनामे जिनका जिक्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन बड़ी बात क्या है, अयोध्या कन्नौज में जो हुआ है उसने सवाल खड़े किए हैं। पहले अयोध्या और फिर कन्नौज कांड में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया था, और इसके बाद क्या हुआ दर्शकों, अखिलेश और उनकी पूरी पार्टी बैकफुट पर आ गई। अखिलेश चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस सच को छिपा नहीं सकते। शायद इसलिए दर्शकों, उपचुनाव के ऐलान से पहले ही समाजवादी पार्टी ने मजहबी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। ये पूरा गेम ही पॉलिटिक्स का है। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता यादव और मुस्लिम राजनीति पर उतर आए हैं। एक बार फिर से वो पीडीए वाला छोड़ दिया है, एक बार फिर MY समीकरण। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, जिनको मैं दिखा रहा हूं, अब उपचुनाव में धांधली होने का डर लगने लगा है उन्हें। पहले ही रामगोपाल यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी BLO पद से यादव और मुस्लिम जाति के लोगों को हटा रही है, और जिन लोगों की नियुक्ति की जा रही है वो जाति के आधार पर हो रही है। सोच लीजिए आप, ताकि उपचुनाव में धांधली हो जाए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर सपा चुनाव आयोग के दरवाजे तक दस्तक देने पहुंच गई है। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाता हूं रामगोपाल यादव कैसे और क्या आरोप लगा रहे, सुनिए जरा। हमने कहा है कि जाति के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए। यादव और मुसलमानों को हर पद से, यहां तक कि BLOs तक नहीं बनाया जा रहा है। अब बने थे उनको हटाया गया, वो सूची हमने दे दी। तो देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन ये क्या हो रहा है समझ लीजिए। करहल सीट की बात कर रहा हूं, 1,30,000 मुसलमान हैं और यादवों की संख्या 20,000 है। यही समाजवादी पार्टी की रणनीति है। इतना ही नहीं, अगली सीट है मिल्कीपुर, यह अयोध्या की सीट है। यहां पर भी मुसलमानों की संख्या 35,000 है और यादवों की संख्या 65,000 है। यही समीकरण है जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कटहरी, बड़ी बात क्या, 40,000 मुसलमानों की संख्या यहां पर है और यादवों की संख्या 22,000 है। इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों, एक और सीट है जहां पर यही समीकरण देखने को मिल रहा है, वो है फूलपुर, जहां 50,000 मुसलमान है और 70,000 यादव। इन्हीं वोटर्स पर नजर है समाजवादी पार्टी की। इसलिए अयोध्या और कन्नौज की घटना पर कुछ नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं दर्शकों। लेकिन आप समझिए दर्शकों, कैसे एक के बाद एक निशाने साधे जा रहे हैं और एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी क्या कह रही है, सुनवाता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में डर लग रहा है और इसी डर से
उन्होंने ये फैसला किया है कि जहां उपचुनाव होंगे वहां यादव और मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती नहीं होगी। जनता चुनाव जिताती है, जनता ने उनको भी चुनाव जिताया, जनता भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव जिताती रही है। मुझे लगता है जनता जनार्दन है। और उत्तर प्रदेश के आगामी उपचुनाव जो 10 सीटों पर है, सपा की हालत खराब है। मुझे लगता है आपकी लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगामी 10 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कृत संकल्प है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ूं उससे पहले आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। छतरपुर से वीडियो सामने आया। वीडियो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का है, जो अवैध रेत उत्खनन के मामले को लेकर इस कदर भड़क गए कि उन्होंने खनिज अधिकारी को ही फटकार लगा दी। इससे बड़ी बात हुआ क्या था यह भी जान लीजिए। छतरपुर में जन सुनवाई हो रही थी। अवैध उत्खनन की शिकायत सामने आई। मंत्री जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस पर उचित कार्रवाई ना होने के साथ ही शिकायतकर्ता के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। फिर क्या था, मंत्री जी आग बबूला हो गए, भड़क गए। खनिज अधिकारी को बुलाया, साफ शब्दों में कह दिया कि अगर इस तरह का काम कोई भी करे तो एक्शन होना चाहिए। सुनिए जरा क्या हुआ मामला। आपको बचाने के लिए अब में मेरे बाप का बाप भी अगर मतलब रेत की चोरी में संलग्न है तो उसको पकड़ के उसको विरुद्ध कार्रवाई। इससे कोई व्यक्ति करके किसी दूसरे का नाम कैसे लिखवा रहा है और आप क्या कर रहे हैं? चोरी का मालिक तो कैसे सप्लाई हो रहा है, फिर तीसरे थर्ड व्यक्ति का नाम लिखवा दिया जाए। चोरी करने वाला अलग और चोरी करके उस अपने आपको बचाने के लिए अपराध पे नाम जुड़वाने के लिए तीसरा व्यक्ति। आप लोग क्या देखते हैं? रेत की चोरी जिले के लिए शर्मनाक है। मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा शर्मनाक की स्थिति है। और आप मतलब आंखों पे अगर मतलब पट्टी बांध के अगर बैठे रहते हैं तो इसका मतलब। अब अगली खबर हमारी दर्शक, एक मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री चल रही थी। नकली नोट दर्शक, ये देश के लिए बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। लेकिन क्या हो रहा था, कैसे खुलासा हुआ, पूरा एक्सरे हमने किया है, बता रहा हूं आप। देश को कहीं जलाने की कोशिश हो रही है दर्शक, तो कोई देश को पूरी तरह ढहाने की कोशिश में लगा हुआ है। देश के खिलाफ तेजी से साजिशें रची जा रही हैं। साजिश देश को बर्बाद करने की, साजिश देश की रीढ़ को तोड़ने की दर्शक, साजिश देश के युवाओं को विकास पथ से भटकाने की, साजिश देश में डर पैदा करने की, खौफ पैदा करने की, साजिश देश में आतंक के साए को फैलाने की। लेकिन सवाल यह उठता है दर्शकों कि यह कौन कर रहा है साजिश? देश के खिलाफ साजिशें सीमा पार से तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि कंगालिस्तान ऐसी हरकतें करता है और देश की हवा में सांस ले रहे कुछ देश विरोधी भी जिस खाली में खा रहे हैं उसी में छेद भी कर रहे हैं दर्शक। क्यों कह रहा हूं ऐसा, सुन लीजिए। प्रयागराज के एक मदरसे में देश की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए नकली नोट बनाने का काम चल रहा था दर्शकों, तेजी से चल रहा था। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठे अलकायदा के आतंकियों की नजर भी भारत पर टिकी हुई है। यानी एक तरफ सीमा पार से साजिश हो रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर साजिश हो रही है। लेकिन पहले मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं मदरसे में कैसे नकली नोटों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में समझिए। यही वो मदरसा है, यही वो जगह है जहां मजहबी शिक्षा की आड़ में नकली नोट बनाने का पूरा गिरोह काम कर रहा था। देश को आर्थिक तौर पर गड्ढे में गिराने की साजिश की जा रही थी। नकली नोटों की छपाई हो रही थी। कहने को यह मदरसा है, लेकिन काम यहां सारे देश को पीछे धकेलने के हो रहे थे। मदरसे के मौलवी नकली नोट बनाने वाले इस गिरोह के सरगना थे। 100-100 रुपए के नोटों की धड़ल्ले से छपाई की जा रही थी। अपनी जेब भरने के लिए देश को खोखला किया जा रहा था। देश में रहकर ही देश को बर्बाद किया जा रहा था। देश को आगे बढ़ाने में सहयोग देने के बजाय उसे ये लोग अंधकार में धकेलने का काम कर रहे थे। नकली नोट बनाने वाली जो गैंग थी उसका खुलासा किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा जो नकली नोट 100 डिनोमिनेशन का था, इंडियन करेंसी नोट, उसको प्रिंट करके तैयार किया जा रहा था। ये सारा काम ये जो मदरसा है उसके कमरे में ही ये सारा कर रहे थे। मदरसे में देश की नींव हिलाने के इस काम को होते हुए कुछ समय बीता था कि योगी की पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया।
योगी की पुलिस देश के खिलाफ चल रही साजिश का पता लगते ही प्रयागराज के इस मदरसे तक पहुंच गई, जहां से नकली नोट बनाने की परत दर परत पड़ताल आगे बढ़ी तो इस गिरोह के एक एक सदस्य तक पहुंचना आसान हो गया। पड़ताल में पता चला कि मदरसे का प्रिंसिपल मौलवी तफसीरुल आरिफीनन भी इसमें शामिल था। उसके अलावा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद करेली नाम के 2 लड़के भी इस गिरोह से जुड़े हुए थे, जबकि जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर इस पूरे गिरोह को चला रहा था। जाहिर खान इस गैंग का मास्टरमाइंड था, जिसने मदरसे को चुनने से लेकर नकली नोट की छपाई कैसे होगी ये सब कुछ प्लान बनाया। जो इसके प्रिंसिपल है मोहम्मद तफसीरुल और ये मेन जो इनका मास्टरमाइंड है जाहिर खान, ये एक दूसरे को जानते थे और मेनली इन दोनों की नॉलेज में भी था। तो जो मदरसा का जो मौलवी प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में था, उसी ने इनको एक अलग रूम दे रखा था और वहीं पे ये सारे जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो ये तैयार कर रहे थे। प्रयागराज पुलिस ने देश के खिलाफ चल रही साजिश का पता लगने के बाद गिरोह के एक सदस्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जहाँ देश के भविष्य को उज्जवल करने का काम किया जाता है, वहाँ देश को पीछे धकेलने की साजिश का ख्याल आ भी कैसे सकता है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कैसे नकली नोट बनते थे, मदरसे में देश विरोधी गिरोह कैसे काम करता था, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी और ये कब से काम कर रहे थे। आपको एक एक चीज आज मैं बताने वाला हूं। इसका पूरा एक्सरे किया है कि 100 रुपए के नकली नोट ही आखिर ये क्यों छाप रहे थे। प्रयागराज पुलिस जानकारी दे रही है, आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए। नकली नोट कैसे छपते थे। मदरसे में नकली नोट बनाने का यह गिरोह पिछले 2 से 3 महीनों से एक्टिव था और बीते 2 से 3 महीनों से यहां नकली नोट की छपाई का काम चल रहा था। ऐसे ही छपते थे नोट। गिरोह ने पूरा सेटअप लगाया हुआ था, जिसमें आधार कार्ड छापने वाले स्कैनर और प्रिंटर भी शामिल थे। इसी प्रिंटर के जरिए ऐसे ही नकली नोट छापे जाते थे। दर्शक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यहां वो 100 रुपए के नोट ही नकली बनाते थे, क्योंकि 100 रुपए के नकली नोटों को बाजार में चलाना आसान था। पुलिस को इन आरोपियों के पास से 100 रुपए के 13,000 नकली नोट मिले हैं, जिसका मतलब ये कि 1,30,000 रुपए की वैल्यू रखने वाली नकली नोट करेंसी। गिरोह का हर सदस्य एक्टिव रहे, इसके लिए भी पूरी रणनीति बनाई थी। 3 नकली नोट को बाजार में चलाने के लिए 1 असली नोट दिया जाता। सोचिए, इनकी पूरी रणनीति थी। दर्शक, ऐसे ही छाप रहे थे ये, और कितने छाप दिए, कहां खपा दिए, ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों। क्योंकि देश विरोधी एजेंडे के तहत मदरसे में ये नकली नोट छापे जा रहे थे। इसके लिए इस गिरोह को कागज कहां से मिलता था, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा। कहां से नोटों को खपाया जाता था। दर्शकों, जांच एजेंसियां जो बता रही हैं वो बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। इसके तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, वही आतंकिस्तान जो देश के खिलाफ साजिश रचता है। दूसरे देशों से भी ये जुड़े हुए हो सकते हैं। सीमा पार से ही साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत उसकी आर्थिक मजबूती होती है और दुश्मन की नजर भारत को खोखला करने पर लगातार बनी हुई है। ऐसे में हो सकता है कि सीमा के उस पार बैठा दुश्मन साजिश रच रहा हो। लेकिन सोच लीजिए दर्शक, इतने नकली नोट बन गए, ये कैसे खपाते थे, इसका भी हमने पूरा एक्सरे किया है और आपको जानकारी दे रहा हूं कि कैसे नकली नोट खपाए जाते थे। सुन लीजिए जरा, ये देख लिया। बड़ी दुकानों के बजाय ये छोटी दुकानों पर नोट चलाते थे दर्शक। भीड़ भाड़ वाली जगह पर नकली नोट चलाया करते थे, आसान था वहां पर। रिक्शे वाला, ऑटो, सब्जी वाला, वहां पर नोट खपाते थे। कम राशि के नोट होने पर ये दुकानदार जांच नहीं करते, सब्जी वाला आसानी से ले लेता है। जांच ना होने पर नकली नोट पकड़ में ही नहीं आते थे, इसलिए हम कह रहे हैं ना जाने कितने खपा दिए। बड़ी बात यह कि इन्हीं जगहों को ये चुनते थे और इन्होंने कई नकली नोट अभी तक खपा दिए हैं दर्शकों। लेकिन सोचिए, सीमा पार से इसकी साजिश की जा रही है दर्शकों। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, जान लीजिए।
सीमा पार से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठन अल-कायदा की भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश सामने आई है। दर्शकों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट ने खुफिया जानकारी उन्हें मिली है कि अल-कायदा के आतंकी देश में कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। अल-कायदा की साजिश भारत में अपनी जड़ें जमाने की है। दर्शकों, देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम पहुंचाने की है। इसके लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन खिलाफत मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्शकों, सावधान रहिएगा। मकसद सिर्फ एक है, भारत के खिलाफ बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम देना। दर्शकों, और अल-कायदा की साजिश का खुलासा हो गया है। दर्शकों, एक एक चीज सामने आ गई है। पूरा एक्सरे हमने किया है। पूरी प्लानिंग के साथ अल-कायदा साजिश रच रहा था। साजिश अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और जिहाद के नाम पर जल्द ही जुड़ने वाले तबके तक पहुंच बना रहे हैं ये आतंकी। अल-कायदा के आतंकियों की साजिश बेनकाब ना हो, इन्हें डर था। इसके लिए सोशल मीडिया पर जो भी ग्रुप बनाते थे वो नजर रखते थे। भारत के खिलाफ बड़े टास्क की जिम्मेदारी मिलने वाली थी और अलग से प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी भी की जा रही थी। दर्शकों, पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने संदिग्ध गिरफ्तार किए। संदिग्ध आतंकियों ने एजेंसी के सामने कई राज उगले हैं। जिहाद को आगे बढ़ाने की साजिश थी, अब इस पर पर्दा उठ गया है। सोशल मीडिया ऐप पर कोडिंग में बात करते थे लोग, कोड थे इनके। इन्हीं कोड के जरिए साजिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसका खुलासा हो गया था। अल-कायदा की देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अलग अलग राज्यों की स्पेशल यूनिट भी सतर्क हैं। दर्शकों, अलर्ट पर है। पकड़े गए आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश है। अल-कायदा का लिंक नेटवर्क की जड़ें कहां तक है, एजेंसियां काम कर रही हैं। देश में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए आतंकी ट्रेनिंग की जा रही है, सीमा पार से निर्देश मिलने के बाद पूरा मॉड्यूल काम करता है और यह सीधा इशारा इस ओर है दर्शकों कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इनकी पूरी तैयारी थी। दर्शकों, अल-कायदा के आतंकियों से जुड़े हुए इनपुट जांच एजेंसियों को बीते कुछ दिनों में बहुत तेजी से मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अल-कायदा से प्रभावित होकर मॉड्यूल खड़ा करने वाले सरगना डॉक्टर इश्तियाक अहमद को रांची से गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ समय बाद पुलिस को अल-कायदा के आतंकियों के राजस्थान के भिवाड़ी में ट्रेनिंग लेने का इनपुट मिला था। हमने इसका एक्सरे किया था। पुलिस ने मेवात के जंगलों में दबिश दी तो इसके सबूत वहां से बरामद किए गए। आप सोचिए दर्शकों, आतंकियों की नजर है और इन्हें किस तरह से बेनकाब करना है हमारी एजेंसी जानती है। यानी मतलब साफ है, अल-कायदा लगातार भारत में अपनी जड़ों को फैलाने की कोशिश कर रहा है और इस पाकिस्तानी आतंकी संगठन की कोशिश भारत में पैर पसारने की है। देश में अपना आतंकी नेटवर्क बढ़ाने की साजिश है। स्पेशल सेल के सूत्र हमें बता रहे हैं, रांची में बैठा मास्टरमाइंड इश्तियाक अकेला नहीं है। वो लगभग 6 साल से आतंकी ट्रेनिंग कर रहा था और इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने में भारत की सरजमी को आतंकियों के लिए तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने रांची में मौजूद अपने एक बड़ी लाइब्रेरी भी खोल रखी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस लाइब्रेरी को ढूंढ निकाला है। दर्शकों, दिखा रहा हूं तस्वीर आपको। और इस लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकें, कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली है। इश्तियाक के अलावा कुछ ऐसे आतंकी भी हैं जो अल-कायदा के भरोसेमंदों की लिस्ट में है। यानी देश में रहकर अल-कायदा सीमा पार से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन हमारी जांच एजेंसी भी इन आतंकियों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगी दर्शक। और इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है दर्शक, पूरी तैयारी की जा रही है, इसे बेनकाब किया। अब मैं खबर में आगे बढ़ने वाला हूं और आज खबर आपको बताऊंगा कंगना रनौत। कंगना रनौत जिनको सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, रेप करने तक की धमकी दी जा रही है। दर्शकों, आप सोचिए, भारत की अभिनेत्री है कंगना रनौत,
और सांसद भी हैं। लेकिन आखिर क्या हो रहा है? मंडी से सांसद कंगना रनौत का कंट्रोवर्सी से नाता छूटने का नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही। कंगना लोकसभा चुनाव में मंडी सीट पर जीतकर सांसद बनी, तब भी सियासतदानों के टारगेट पर रही, और अब किसान आंदोलन पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। कभी उन्हें सिर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, सोचिए आप, तो कभी उन्हें जान से मारने का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन सियासत इतने निचले स्तर पर गिर सकती है, इसका शायद ही कभी किसी ने अंदाजा लगाया हो कि अब कंगना रनौत को, जो एक महिला है, सांसद है, भारत की बेटी है, उन्हें रेप करने की धमकी दी जा रही है। कंगना रनौत ने खुद इस बात का खुलासा किया है, वो आपको सुनवाता हूं। आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि पंजाब से पूर्व सांसद रहे सिमरनजीत सिंह मान ने दी है। पहले सुनिए सिमरनजीत सिंह ने क्या कहा, उनकी मानसिकता क्या है, सुन लीजिए जरा। उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। आज मैं सिमरनजीत सिंह बादल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये कि मान साहब, आपके लिए महिलाओं का रेप कोई मजाक है क्या? जिस तरह आपने रेप पर यह बयान दिया सिमरनजीत सिंह जी, इससे सुनकर तो इतना ही कहा जा सकता है कि ना आपके ज़हन में महिलाओं के लिए जरा सा भी सम्मान है और ना ही आपको रेप जैसे अपराध की गंभीरता का थोड़ा भी अंदाजा है। कभी आप संसद में बैठा करते थे और आप आज खुलेआम एक सांसद कंगना रनौत को रेप की धमकी दे रहे हैं। सिमरनजीत सिंह, कंगना की उम्र आपकी बेटी जैसी है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सोचिए जरा, रेप का तजुर्बा कंगना को, थोड़ा सा तो गंभीरता से सोचिए, सोच कर देखिए कि जिस किसी बेटी के साथ भी ऐसा होता है वो जिंदगी भर किस दर्द से गुजरती है, पूरे समाज के सामने उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन आपको तो रेप एक मजाक लगता है, तभी तो आप ऐसे बयान दे रहे हैं। कोई सिर तन से जुदा की बात कर रहा है, कोई रेप की बात कर रहा है। ऐसे सियासतदानों के बारे में हमें और आपको सोचना होगा। लेकिन अब एक और खबर है दर्शक, और वो खबर इसलिए बड़ी गंभीर है क्योंकि कांग्रेस से नहीं हो पाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दर्शक? हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी, खुद मुख्यमंत्री परेशान हो गए, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है दर्शक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरी खबर आपको बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार तंग हाली से गुजर रही है और इतने तंग हालात हैं उनके, कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद फ्री 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 का नारा तो दे दिया, कुछ दिन सरकार भी चल गई, लेकिन फ्री का चंदन ज्यादा दिन तक कोई नहीं घिस पाया दर्शकों। अब हालात ये हो गए कि जिनके कंधों पर प्रदेश की कमान है वही प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने की बातें कह रहे हैं। सोच लीजिए आप, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अब खुद सीएम ने 2 महीने की सैलरी ना लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों से भी सैलरी ना लेने की अपील की है। तो अब सैलरी ना लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार आर्थिक स्थिति ठीक करने की बात कर रही है। ये बात तो आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप फ्री की बात कर रहे थे और फ्री का वोट बैंक बटोर रहे हैं, और इसी वोट बैंक के चक्कर में प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है दर्शक। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, क्या हालात है हिमाचल के, सुनिए जरा। सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे।
और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। फ्री की चीजें बांटी आपने, सरकार ने बांटी, योजना चलाई आपने, और जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो ठीकरा फोड़ दिया बीजेपी के सिर पर। सरकार में आप हैं, योजनाएं आप बना रहे हैं, फ्री फंड आप दे रहे हैं, फंड भी आवंटित आप ही करते हैं, लेकिन जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। ये तो वही बात हुई दर्शकों कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन इसे लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, कैसे दूसरे पर डाल रहे हैं, सुनिए जरा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इस वित्तीय स्थिति में के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने जो जनता का पैसा जब उनके पास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार से मिलती है, जो तो बीजेपी इस पर जवाब दे रही है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। जो मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ डेफर किया है हमने, और आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीज़ों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सट्रीम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी और सावधान करने वाली खबरें लेकर। नमस्कार।